जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो नेशनल कैडेट कॉर्पस डायरेक्टरेट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी सभी जो है पूर्व सैनिकों के लिए है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा होंगे ये लेटर जो है नेशनल कैडेट कॉर्पस की ओर से जारी किया गया है और 12 अप्रैल 2024 को लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे जो इसका हेडिंग है, हायरिंग पॉलिसी ऑफ ईएसएम की एनसीसी में नियुक्ति के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है उसके अनुसार यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस बताए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्टर टू बी पोस्टेड टू एनसीसी। इट इज प्रपोजल दैट 2288 यानी 2288 एक्सेसमैन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी बी हायर्ड इन एनसीसी। तो यहाँ पर 2288 पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जाएगा एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर। और यहाँ पर जो और बातें बताई गई है जिसमें कि ये जो हायरिंग होगा, ये जो नियुक्तियाँ होगी 3 साल के लिए होगी और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इनको बढ़ाया जा सकता है और इनको जो नाम दिया जाएगा CIS कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, CIS नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो कैटेगरी होगी 2 टाइप की होगी, जिसमें कि ईएसएम जीसी होंगे इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि सूबेदार और नायब सूबेदार को लिया जाएगा। दूसरा होगा ईएसएम एनसीओ इंस्ट्रक्टर, जो कि हवलदार रैंक को यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, यानी कि जो एनसीओ ईएसएम एनसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा, जबकि जो जेसीओ इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनकी बारे में बताया गया कि ईएसएम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया। तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और यदि एलिजिबल जेसीओ नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल एनसीओ को लिया जाएगा, यानी कि जेसीओ की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर एनसीओ लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्वड इन कैट ए कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर IQ ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन एंड प्रिफरेबली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं, यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशन सेक्शन कमांडर कोर्स है, इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर कोर्स, MMG एंड EGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स, LDCT, LGG, SC/UI कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ATB कोर्स, D&M कोर्स एंड QM कोर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि जेसीओ एनसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस। जो भी जेसीओ एनसीओ है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ MACP हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माने जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और MACP नायक सूबेदार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और एनसीसी में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो जेसीओस के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि एनसीओस के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए
और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सूटेबल माना जाएगा या अनसूटेबल माना जाएगा, डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉन्टैक्ट ऑफ ESM हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव ADG ऑब्लिक DDGS के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है ADG और DDGS के द्वारा ही, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन NCC एंड इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन QRs, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग दी फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका, उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया। एक है यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन NCC इन दिस सब्जेक्ट एरिया, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहाँ इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR13 ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स। AR14, उसके अलावा ये A45, इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी स्टेबलाइजमेंट, कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भेज दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। और इन एलिजिबल फॉर फर्दर रिटर्नेशन अप टू द इनहैंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन, इस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और conviction by a civil court post the discharge of the individual from the army will render him ineligible for NCC। तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इन NCC सर्विस। इफ द कॉन्टेक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिन इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पेनल कोड है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है GCO NCO के लिए जो मेडिकल है सेफ होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी। तो यहाँ पर GCOs के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है, और NCO के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है।
उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा। एकोमोडेशन आपका ऑन हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या संडे छोड़ करके। तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में, और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके, which may be combined to a maximum of 2 month, that is 8 days 8 स्टेज। तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ईसीएसएस के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा आपको। पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ये सब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इश्यू किए जाएंगे। अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सम व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस, 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको। और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस में मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद। और यहाँ पर हायरिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि द हायरिंग विल बी discharged and delegated to be carried out at state director level as per laid down quantitative requirement. The board sequence of hiring is enumerated in 60 paras. तो यहाँ पे बताया गया हायरिंग ऑफ द स्टेट डीजी लेवल पे होगा। नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी released job notification indicating the vacancies at various locations of NCC as the what are the required qualification for the job and age qualification। यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसके अलावा जो भी एक्सेसमेंट से रिलेटेड जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, आर्मी वेटनर्स प्लेसमेंट हैं, जैसे कि DIB या फिर AWPO के माध्यम से आपको बताया जाए कि वैकेंसीज निकल गई है। साथ में जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट NCC की, तो उसमें भी आपको चेक करना होगा। और जो NCC की मेन वेबसाइट है DG हेडक्वार्टर की, तो उस पर भी इससे संबंधित वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताएगा कि जब भी ये वैकेंसीज आएगी तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। NCC डायरेक्टर वेबसाइट पर यहाँ देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जाएगा, जितने भी ये सब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई करते हैं, तो बोर्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर उनका जो है एजुकेशन, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिमिट्स, एज, रिलेवेंट एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर होगा, जो कि NCC DG के द्वारा किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा आफ्टर completing all the stage of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate को यहाँ पर चुना जाएगा। और रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी जो कि 20% की होगी, 20%। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सेलेक्ट कैंडिडेट विल रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर बाय साइनिंग द contract with the state directorate specifying the terms and conditions of their contract including salary, duration, location, responsibility, date of। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा साइन किया हुआ स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, और जिसमें कि आपकी सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ दियर सर्विस एंड अदर इंटाइटलमेंट के बारे में लिखा होगा। अभी यहाँ पर जो इंडक्शन है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइन द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेटेड के बारे में। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है जिसमें कि प्रोबेशन टाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा टाइमलाइन ऑफ हायरिंग ऑफ PSM के बारे में बताया गया है
कि जब भी इसकी वैकेंसीज आएगी तो ये पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में। उसके बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 1 से 15 दिन के अंदर सबमिशन का डेट आपको मिलेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग जो होगा 16 से 25 दिन के अंदर होगा, इंटरव्यू होगा 25 से 45 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 50 दिन में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 51 से 53 डेज में होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट 54 से 56 दिन, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट 57 से 59 दिन के बीच में, और इंडक्शन होगा 60 दिन में। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। ये सम को जो है लोकल जो डिस्ट्रिक्ट्स है, लोकल एरिया, उनको दिया जाएगा ज़्यादातर, जिसके नज़दीक पड़ता है उसको प्रिपेयर किया जाएगा कि उसको लोकल जगह मिले। आगे यहाँ पे बताया गया है कि द ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी यूनिट से affected for expansion are to contact जिला सैनिक बोर्ड and wide publicity to be given in the regards। जो भी ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, एनसीसी यूनिट्स हैं, उनको जिला जो सैनिक बोर्ड हैं उनमें कांटेक्ट करना होगा, वाइड पब्लिसिटी करनी होगी इस चीज़ की। और जब भी इसकी वैकेंसी जो आती है उसके लिए आपको उसके जो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें आप विजिट कर सकते हैं। साथ में जो स्टेट की एनसीसी है उसमें जाके आपको विजिट करके बार बार देखना होगा कि वैकेंसीज जो रिसेंट तमिलनाडु की ओर से निकाली गई है, तो आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एनसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो अभी लेटर है सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के एरिया के लिए दिया गया है। तो भविष्य में आपको इस तरह के जो कॉन्टैक्ट हैं, नियुक्तियां हैं, वहाँ अदर स्टेट के लिए भी मिलेगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।